बच्चों को दुआ है, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, ग्लोइंग स्किन के ऊपर जो है ना, दुनिया पागल हो गई है। इसलिए क्योंकि सबको अच्छी लगती है कि ऐसी स्किन जो शाइन भी करे, ग्लो भी करे, स्मूथ भी हो, सॉफ्ट भी हो, और आप उसके साथ अपनी स्किन के एक हेल्दी फील करें और उसके ऊपर मेकअप करें तो अच्छी तरीके से बैठ जाए, ऊपरी ऊपरी उधरी उधरी बेस ना लगे, ग्लोइंग बेस लगे। तो वो सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखते हैं। ये आपने देखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ये आपने देखना है कौन से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आप करवा रहे होते हैं। क्योंकि देखें, हम जो एक रील देख रहे होते हैं उसमें कोई एस्थेटिक प्रोसीजर या फिर उसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर या फिर कोई डर्मा प्रोसीजर जो भी हो रहा होता है, अगर ट्रेंड में आ गया है कि भाई सेलिब्रिटीज़ जा रहे हैं, वो जाके करवा रहे हैं, या कोई आम बंदा, कोई इन्फ्लुएंसर जाके करवा रहा है, डॉक्टर्स कुछ अपनी रील्स अपलोड करते हैं, हो सकता है वो ट्रीटमेंट्स आपके लिए नहीं है, आपकी स्किन को सूटेबल नहीं हो, बट हमने सुन लिया, हम जाके बोले भाई हमें कर दो, तो फिर हमारी स्किन के लिए क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर है और किस वजह से हम अपनी स्किन को जो है बेहतर बना सकते हैं। उसके ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि ग्लोइंग स्किन हमारा जो आज का टॉपिक है, नेचुरली हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी बोटॉक्स, विदाउट एनी फिलर्स। हम अपने चेहरे की जो खूबसूरती है उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। हमारे पास है तैयबा जाहिद, बहुत अच्छी मेरी प्यारी सी दोस्त है और बहुत नॉलेज है इनके पास, इसलिए अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। आज कैसी है तैयबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ़िज़ा। आज तो आप ऐसे लग रहे कि वो अपनी कोई छोटी सी बेटी, हाँ है ना? क्योंकि मैं तो इनके बच्चों के साथ बड़ा खेलती कूदती हूँ ना, तो मुझे वो आपका बेटा भी बिल्कुल दिमाग में एकदम से आया कि बेटी ने आपका बड़ा होना है तो आपकी जैसी होना है। हाँ, मुझे सब कहते हैं ना कि छोटी तुम हो। यार, आज हम ग्लोइंग स्किन के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि एक इंसान किसी इंसान से मिले ना, तो वो कपड़े अच्छे पहना हो, बाल अच्छे बने हो, मेकअप भी अच्छा हो, मगर उसकी स्किन अगर सही नहीं है ना, तो बेस भी उसकी स्किन पे अच्छी नहीं लगेगी। सही कह रही हैं। स्किन का अपना ग्लो जो है ना, वो नहीं ख़त्म होना चाहिए इंसान का। तो किस तरीके से वो ग्लो आ सकता है? अच्छा फ़िज़ा, जब तक आपका इंटरनल सिस्टम सारा सही नहीं ना होगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। ये तो एक कॉमन सी बात है। वही बात कि बहुत अच्छी हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक, हेल्दी डाइट, स्वीट्स का कट ऑफ करना और हेल्दी रॉ वेजिटेबल्स। मीठे से भी स्किन खराब होती है? ऑब्वियसली, बिल्कुल, मीठे से तो सब कुछ ही खराब हो जाता है। अच्छा, मीठा स्किन को भी राइट बात है। वेट गेन भी होता है और टैनिंग भी होती है स्किन की मीठा लेने की वजह से। अच्छा। तो आप देखें, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में लोग होते हैं, उनके नकल्स टैन हो जाते हैं, उनकी नेप ऑफ नेक टैन हो जाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बंदा फ्यूचर में डायबिटिक हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर वो ओवरवेट नहीं भी है, लेकिन उसकी नेप ऑफ नेक, यानी कि गर्दन की पिछला हिस्सा सारा काला, देखिए लाइंस पड़ जाती हैं, काली गर्दन हो जाती है, वो इंडिकेट कर रही होती है कि ये प्री डायबिटिक स्टेज में है और अपनी वो सायरन बज रहा होता है, ख़त्म कर दो, शुगर ख़त्म कर दो। अच्छा, तो उस टाइम पे अगर रुक जाए तो फिर बंदा डायबिटिक पे नहीं जाएगा। जी, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, वॉक और जिम और हेल्थी एक्टिविटीज़ करें और फूड इंटेक अच्छा रखें। ये आपकी स्किन की कहानी शो कर रहा, ये स्किन पे कहानी शो कर रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है। आपकी ग्लोइंग स्किन शो करता है कि अंदर क्या चल रहा है, हेल्दी फूड चल रहा है या बर्गर्स चल रहे हैं, पिज़्ज़ा बता देता है आपका, है ना? अच्छा, अब फिर ये तो डाइट हो गई हमारी माशाल्लाह से। और अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स या ऐसे प्रोसीजर्स जो हम लोग बहुत रील ट्रेंडिंग में देख रहे होते हैं या किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, तो क्या हम भी डॉक्टर्स के पास जाके कह सकते हैं हमें ये कर दें? अच्छा, हम बिल्कुल कह सकते हैं। आजकल ना यही होता है, जो क्लाइंट्स आते हैं ना क्लिनिक में, वो बाकायदा माइंड में रख कर आते हैं कि हमने जाके ट्रीटमेंट ये नाम लेना और करवाना है ये वाला ट्रीटमेंट। जैसे कि किसी ने अगर हाइफू का देख लिया, और पढ़ के भी आते हैं आजकल, ChatGPT, गूगल सब कुछ बता देता है, तो पढ़ के आते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट कराना है। तो अगर इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि हम फिलर, बोटॉक्स, स्ट्रेट्स और आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते, हमें कुछ नेचुरल वे बताएं। तो नेचुरल वे में उनके माइंड में PRP सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। PRP विच इज़ बेसिकली योर स्टेम सेल। आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से हम वो स्टेम सेल्स बनाते हैं और वो आपके फेस पे या बालों पे इंजेक्ट किया जाता है फॉर एंटी एजिंग। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कराया और आपका फेस चमकने लग गया, आपकी स्किन का टेक्सचर बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप नोट करें, अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट ना लें, इवन मैं भी आज से कुछ साल पहले जब मैं कोई ट्रीटमेंट्स नहीं लेती थी,
PRP या स्किन बूस्टर ये सब, तो बेस नहीं ठहरती थी फेस के ऊपर, ऐसे पैची पैची बन जाती थी क्योंकि स्किन की हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती। हमें इन ट्रीटमेंट्स की वजह से हमारी स्किन की हाइड्रेशन अच्छी हो जाती है, हमारी स्किन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, तो मेकअप बहुत अच्छा स्टे करता है फिर। अच्छा, तो ये सब हेल्प करता है। ऑब्वियसली ये सब हेल्प करता है। अच्छा, अब अगर सपोज ये चीज़ें बेस वगैरह जो होती हैं, जैसे एक अगर हम कोई नहीं लगाते एंड देन दे वांट अ बीबी ग्लो, किसी की शादी हो रही है और उनको लग रहा है कि भाई हमारे पर बीबी ग्लो वाली कोई स्किन हो जाए, आपको पता है ट्रेंडिंग में भी ये चीज़ें, तो उसके लिए फिर ये कोई मशीनरी प्रोसीजर्स हैं राइट, जो कराने पड़ते हैं या किस क्या चीज़ के लिए? बीबी ग्लो के लिए। बीबी ग्लो एक प्रोसीजर है इटसेल्फ। अच्छा, ये है ही प्रोसीजर? हाँ, एक प्रोसीजर का नाम है, मगर मैं इससे बहुत डिस्करेज करती हूँ, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। इसमें एक सीरम बेस टाइप की होती है जिसको हम स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ कर देते हैं। पार्लर्स में ये बहुत ट्रेंडिंग है और काफ़ी एक्सपेंसिव रेट्स पे कर रहे हैं, और मुझे तो कोई कहता है ना कि बीबी ग्लो फेशियल कर दें, तो मैं तो कहती हूँ नहीं कराना, मैंने करना ही नहीं है। आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो स्किन का बैरियर खराब कर देता है। अच्छा। जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उनके दाने निकल आएंगे मोटे मोटे। हाँ। बहुत ट्रेंड आया था ये बीबी ग्लो का। अच्छा, बहुत ट्रेंड आया था, बाकायदा लोग कहते थे क्यों नहीं करें आप इसको, ये वो इस तरह फ़ोन करके लोग हमें कहते थे बीबी ग्लो का बताएं। एक्चुअली पार्लर्स ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। बीबी ग्लो एक सीरम होता है जो कि थिक किस्म की बेस होती है, जिसको आप माइक्रो निडलिंग के साथ स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ कर देते हो। ठीक है, अब वो जो बेस है स्किन के अंदर जब इन्फ्यूज़ हो जाती है पोर्स, वो अंदर जाके तबाही मचा देती है स्किन के अंदर। जब वो हेल्दी चीज़ नहीं तो हम है। धो रहे होते हैं, वो स्किन के अंदर डाल रही हैं। यस, वो स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डर्मापेन ना, माइक्रो निडलिंग के साथ। वो बहुत डेंजरस है, वो अच्छा नहीं है। मैंने देखा है उसके वर्स इफेक्ट्स, यानी कि अगर नीट क्लीन स्किन है तो वो पैची हो जाएगी, अगर एक्नी प्रोन स्किन है दाने निकल आएंगे। तो अगर आपने अपना क्लाइंट ख़राब करना है, किसी को मिसगाइड करना है, तो उसको बीबी ग्लो करना है। ओह माय गॉड। आप इमेजिन करें पार्लर्स में 40K प्लस में ये ट्रीटमेंट होता रहा है, और इतना फजूल किस्म का ट्रीटमेंट है। मैं वाकई बहुत खिलाफ हूँ इसके। बीबी ग्लो कुछ नहीं होता, ये ठीक सब है? फजूल चीज़ ये सब फजूल चीज़ है। ओके, यहाँ और मैंने देखा है कोई लाइक डॉक्टर तैयबा कह रही हैं कि बीबी ग्लो वाली ट्रीटमेंट्स अगर आपको सैलून में या कोई डॉक्टर करके देता है या कहीं में भी करके वैसे देता कोई है, डॉक्टर, मेरा don't go ख्याल है for it। कोई डॉक्टर नहीं करेगा। सबको अब अच्छा। अवेयरनेस है कि कितनी फजूल चीज़ है ये। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ऐसी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो मार्केट में नहीं कराने चाहिए, उसका बारे में और भी पूछते हैं। आ जाए। वेलकम बैक। तैयबा जाहिद मेरे साथ मौजूद हैं और हमें बता रही है कि कौन से प्रोसीजर्स हमारी स्किन की ग्लो के लिए बेहतर हैं और कौन से बिल्कुल नहीं कराने चाहिए। ये जो सैलून्स वगैरह में ये होते हैं ना, ब्लीच करके स्क्रबिंग, इन चीज़ों से आप लोग अब दूर ले गए हैं, क्लाइंट्स थोड़े से डर गए हैं। अब सैलून्स में कोई आता है तो कहता है नहीं ब्लीच नहीं करना, ब्लीच करते तो कहते हैं यार स्टीम नहीं करना, पोर खुल जाएगा मेरा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये करवा सकते हैं ब्लीच वगैरह? अच्छा, बहुत अच्छी अवेयरनेस आ गई, अब शुक्र अल्लाह का लोगों को कि अच्छा अभी भी स्टिल मैं जिस कम्युनिटी में DHA में मेरा क्लिनिक है वहाँ पे मैं समझती थी कि लोगों को अवेयरनेस होगी। अभी भी स्टिल लोग समझते हैं जब तक ब्लीच ना कराएं हमारा तो वजू नहीं होना। मैं सच कह रही हूँ, उनको सुकून नहीं आता। मैं इतने ग्रुप्स में ये मैसेजेस देखती हूँ, कोई अच्छा पार्लर बताएं, ब्लीच करानी है, मैं डिस्करेज करती हूँ। फिर इन दी एंड यानी कि वो लोग इस तरह कहते हैं ये कैसे हो सकता है हम ब्लीच ना कराएं। यानी कि मैं आपको सच कह रही हूँ, वो उनको हजम नहीं होती ये बात कि हम महीने में एक दफ़ा ब्लीच ना कराएं, जैसे पाकी ना पाकी की कोई बात। ये पॉलिशर भी ना, पॉलिशर अलग वही चीज़ है ना। अच्छा, ब्लीच नोटोरियस होगी तो उन्होंने पॉलिशर नाम रख दिया। ओके। तो पॉलिशर में भी तो ब्लीच ही है भाई, बहुत डेंजरस है ये केमिकल स्किन के लिए। हाथों पैरों में भी नहीं लगाना चाहिए? आइडली तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फेस तो प्लीज बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए ना। फेस पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए ब्लीच। ब्लीच आपकी स्किन क्या होता है को फिर? ब्लीच वाकई जला देता है? टेम्परेरी आपको गोरा गोरा बना देता है, क्योंकि वो सारे काले बालों को ऑब्वियसली ब्लॉन्ड कर देता है। नहीं, मगर वो भी होता है ना कि एक हाथ पे आप ब्लीच लगाएं, हाँ। हाथ पे तो इस जगह पे तो बाल नहीं है ना, एक हाथ पे लगाएं, दूसरे हाथ पे ना लगाएं तो ये वाइट हो जाता है और ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होता है टेम्परेरी। ठीक है, उसके बाद स्किन कितनी देर के लिए होता है? कुछ दिनों के लिए। हाँ, फिर वो आपकी स्किन थिन, बहुत कॉन्स्टेंटली यूज करो, स्किन थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। जो स्किन पतली हो जाती है झिल्ली की तरह, उसके ऊपर रिंकल ज्यादा आएंगे। उसी हाथ, वो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, एक हाथ पे ब्लीच ना लगाया करें, एक पे लगाया करें, उस हाथ पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएंगी, काला हो जाएगा जल्दी।
इतनी डैमेज करता है ये, सेंसिटिव भी हो जाती है। ऑब्वियसली सेंसिटिव हो जाती है। तो ब्लीच तो एक पॉइजन है, हमेशा से बताती आ रही हूँ, ब्लीच तो बहुत बुरी चीज़ है। मगर कुछ लोग कहते हैं बस थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के भी पास जाते हैं, मुझे अपनी मशीनरी से कोई पीको और इस तरह के लेजर्स वगैरह जो करते हैं, पीको ब्लीच नहीं है। पीको तो एक बहुत अच्छी वेवलेंथ है, एक हेल्दी लेयर है, लेजर है। स्पेक्ट्रा है, क्या है जो वाइट करता है बालों को? एग्जैक्टली एक ही चीज़ है। पीको मशीन है, क्यू स्विच पहले इसको कहते थे, इसका जो प्रीवियस लाइक ब्रांड था क्यू स्विच था, अब ये मॉडिफाइड होके पीको बन गया हुआ है। ठीक है, अब पीको जो है बेसिकली बालों को ब्लीच करता है। ब्लीच का मतलब होता है कलर को लाइट करना, बेसिकली ये मतलब ये है। अब वो किस तरह करा रहे हो, केमिकल पार्लर में जाके करा रहे हो या पीको के थ्रू करा रहे हो। पीको की जो वेवलेंथ है बहुत हेल्दी वेवलेंथ है, वो आपकी स्किन में देखिए एक्सेसिव हर चीज़ बुरी होती है। जो पीको लेज़र की ब्लॉन्ड करता है ना बाल, वो जो ऐसी लेज़र है वो आपके बाल ब्लॉन्ड करके शेड कर देता है। बाल आपका जो पीच फस है जो कि लेज़र से नहीं जाता, वो पीको लेज़र ट्रीट करता है। पीको लेज़र एक ट्रीटमेंट है और हेल्दी ट्रीटमेंट है, इससे बाल ब्लॉन्ड भी होते हैं और शेड भी हो जाते हैं। मगर जो ब्लीच केमिकल के थ्रू पार्लर यूज़ करें वो आपकी स्किन की लेयर को ख़राब कर देता है, तो वो डेंजरस है। तो ब्लीच आप रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती है, पॉलिशर चीज़ें जो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करते। उससे बहुत बेहतर है अगर आपने बाल अपने छुपाने ही हैं तो शेव कर लें और कुछ नहीं करना चाहिए। यस, तो दाढ़ी वीडियो निकले तो फिर लेजर कराए ना आके। अच्छा, तो ये है कि लेजर करा लें हेयर रिमूवल पूरा फेस का, मगर ये सब पीले ऑरेंज बाल ना करें। नहीं प्लीज़ इस तरह ना करें, अपनी स्किन ख़राब करेंगे, फिर झुर्रियाँ भी जल्दी आएंगी, पिगमेंटेशन भी होगी। और ये जो वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह आती हैं, ये चीज़ें जो वाइटनिंग क्रीम्स जो मेडिकेटेड है ना, वो तो चलें ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। मगर जिनमें स्टीरॉइड्स हैं जो कि बड़े डिफरेंट लोकल नेम्स के साथ मौजूद हैं मार्केट में, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा, रंग गोरा करने वाले स्टीरॉइड्स वाले, मरकरी वाले जो भी क्रीम्स वगैरह होती हैं, वो मुंह पे जब लगाते रहो तो मुंह बड़ा गोरा चिट्टा खूबसूरत होता है। जैसे ही छोड़ो तो वो काला होना शुरू हो जाता है। अब मेरे घर में जो खुद जैसे कोई स्टाफ काम में करता है ना, मैंने उनको देखा वो रात को पूरे मास्क इतना लेपा लगा ये सारी ऐसे करती हैं। मेरे घर में भी ये सीन है। मेरे ज़्यादा मुंह गोरा चमका खूबसूरत प्यारा, मैं तो उनके मुंह किचन में खड़े देखती रहती हूँ। मैं कहती हूँ यार तुम लोग वाकई बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़ा दिल उलझाता है मेरा। मैं कहती हूँ यार इनके जैसा मुंह में चमक रहा होता है, ग्लो भी कर रहा होता है। तो मैं एक चीज़ ये सोच रही होती हूँ कि मैं बोलूँ कभी ना, तो मुझे वैसे वो ये कहती हैं बाजी आप दांत मांजती है ना, तो मैं कहती हूँ हाँ। तो कहती है आप 4 दिन दांत नहीं मांजेगी तो क्या होगा? मैंने कहा दांत पीले हो जाएंगे। कहती है उसी तरह मैं अपनी क्रीम नहीं लगाऊंगी तो मेरा मुंह भी काला हो जाएगा। मुझे इस तरह की बातें कह देते हैं। अब ये जो अवाम है जो इन मरकरी वाली क्रीम पे लगी हुई है ना, वो बहुत खुश है, वो तो चेंज ही नहीं करना चाहती अपनी क्रीम। हम कैसे फिर इनको समझाएं कि इनके लिए कितनी नुकसानदायक? फिर ये एक वक्त आएगा कि ये क्रीम भी इनके पर असर नहीं करेगी, ठीक है। ये दांत मांजने वाली बात नहीं है, ये समझ के मुझे मिसालें देती है ना, बताएं जरा, समझाएं लोगों को। हाँ, ये क्रीम भी उसके बाद असर नहीं करेगी, और जब ये क्रीम असर नहीं करेगी तो पिगमेंटेशन निकलेगी, वो काले काले बड़े बड़े मलाजमा पैचेस निकलेंगे। एक वक्त आता है क्रीम रुक जाती है असर करना। बिल्कुल, चाहे वैसी लगाओ, लेपी पूती कुछ भी करो, जो मर्जी कर लो। स्टीरॉइड है ना, उसने देखिए सन इफेक्ट, ऑब्वियसली जब वो सूरज के नीचे जाएंगी या फ्लेम के सामने खड़ी होंगी तो सनबर्न भी होगा, स्किन जो सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये स्टीरॉइडल क्रीम लगाने से आपकी स्किन थिन हो जाती है। आप देखना जिनका आप कह रहे हो ना बहुत ग्लो आता है, उनकी पिंक पिंक वेन्स नजर आएंगी, आती है, ठीक है ना। आप समझोगे वाह क्या बात है, पिंक भी वाइट भी। यही पिंक वेन्स फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो स्किन की तो प्रोटेक्टिव लेयर तो उतार दी स्टीरॉइड ने, पतली कर दी स्किन, इतनी पतली कर दी कि वेन्स नजर आना शुरू हो गई। फिर जब हीट लगेगी ना सूरज की या फिर चूल्हे की, तो फिर वो सारा काला हो जाएगा। जब वो काला हो जाएगा वो पिगमेंटेशन बन जाएगी, फिर वो कभी ट्रीट नहीं होगी। इरिवर्सिबल है। सुन लिया कि ये जो बाहर की स्टीरॉइड क्रीम्स आप लोग लेते हैं ना ग्लो के लिए, वो चंद दिन की आपकी जो दुकान है वो चमकाती है, उसके बाद फिर ये महंगा पकवान पकवाती है आपसे और बड़ा खर्चा करवाती है, स्किन ठीक नहीं होती। आप लोगों के पास तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो अपनी स्किन का किया कर्म करके आते होंगे कि ये मलाजमा के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और मलाजमा भी इसकी वजह से, मलाजमा का बहुत बड़ा रीजन करने वाली क्रीम होगा, बहुत बड़ा रीजन है। कैसे ठीक करती है? बस फिर ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत रेजिस्टेंट मिलाजमा होता है। हाँ। और वो जल्दी ट्रीट नहीं होता, फिर वो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक्सपेंस भी बहुत लगता है और रेजिस्टेंट है। वो पहले बता दिया जाता है कि ये आप बिगाड़ जो लाए हो इसको जाने में साल भी लग सकता है।
अच्छा, तो रेजिस्टेंट काम है। और ये जो फेस वॉश वगैरह होते हैं, क्या जी, जी। ये कारआमद होते हैं स्किन की ग्लो के लिए, खूबसूरती के कुछ लिए? खास नहीं, मैं ये समझती हूँ कहते हैं जितनी ना भी अच्छे से अच्छा फेस वॉश ले लो। कुछ खास नहीं, ठीक है आप एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, मगर उससे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ये जितनी भी टॉपिकल क्रीम्स हैं ना फ़िज़ा, आप जो हिलुरोनिक एसिड या जो चीज़ें भी लगा रहे हो, वो जब तक आप लगा रहे हो तब तक ठीक है, हल्का फुल्का ग्लो देता है, मगर आपका इंटरनल स्किन का जब तक लाइक टेक्सचर अच्छा नहीं होगा, कॉलजन प्रोटेक्शन नहीं होगी अच्छी, तब तक आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। और वो कैसे मिलेंगे, वही हम बात करने लगे थे, पीआरपी लोग करा के जाते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। पता नहीं इन्होंने क्या ही रिजल्ट ले लेना था पीआरपी से। पीआरपी बेसिकली आपकी स्किन की कंडीशन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो आपकी कोई शक्ल नहीं बदल देगा, आप बेचारा माइनर इफेक्ट करेगा विद सेशंस। पीआरपी के साल में 4 से 5 सेशन हर एक को लेने चाहिए, आपको भी, मुझे भी, जिसकी स्किन पे दाने नहीं है, जिसकी पिगमेंटेशन नहीं है, उसको भी, हर एक को लेने चाहिए। उसकी वजह क्या है, ये एंटी एजिंग है, आपकी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करता है, आपके कोलेजन की प्रोडक्शन करता है, तो आपकी जल्दी रिंकलिंग नहीं आती और स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है। सो पीआरपी एक नेचुरल प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें आपका हम ब्लड लेते हैं और पीआरपी मशीन में बनाते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसको हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं या माइक्रो नेडलिंग करते हैं। इसके अलावा नेचुरल जैसे कोई आए और मुझे कहे कि कुछ ऐसा करें कि सिंथेटिक ना हो, काम लोगों को होता है, नेचुरल हो, तो पीआरपी के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बायोफिलर। आजकल मैं बहुत कर रही हूँ बायोफिलर, हर एक का बायोफिलर कर रही हूँ, क्योंकि लोग ना ज़रा फिलर से थोड़े से कतराते हैं। हाँ, तो बायोफिलर, व्हाट इज़ बायोफिलर, इसको ईज जेल भी कहते हैं। ये आप मुझे ब्रेक के बाद बताइए। हाँ, ठीक है। हम बायोफिलर के बारे में पूछेंगे, ये कौन सी जेल है, ठीक है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और ये वाली बात बता दे जो आप मुझे भी ब्रेक से पहले अच्छा ना ये बायोफिलर। हाँ, ये ना बायोफिलर का ज़रा मैं थोड़ा सा ट्रेंड ला रही हूँ और मैं अपने क्लिनिक में डेली बेसिस पे बायोफिलर कर रही हूँ। जो फिलर कराने आता है उसको भी बायोफिलर पर डाल देती हूँ। क्या है बायोफिलर? व्हाट इज इट? क्या काम करता है? बायोफिलर बेसिकली ना वही पीआरपी की फॉर्म है, ठीक है। जैसे हम आपका ब्लड लेते हैं पीआरपी के लिए, इसी तरह हम बायोफिलर के लिए भी ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, मगर हम उसको ऐसे टेम्परेचर पे बनाते हैं कि वो थिक किस्म की जेल बन जाती है। जैसे फिलर होता है सेम उसी तरह की जेल बन जाती है। मगर देखिए फिलर सिंथेटिक है, उसकी लाइफ फेज के अंदर जब हम इंजेक्ट करते हैं ना फिलर, साल चलता है, आपको पता है इस चीज़ का। फिलर आराम से साल निकाल देता है। मगर जो ईज जेल है, जो बायोफिलर है, इसके फिलर वाले इफेक्ट्स हैं, इनके हम नेचुरल फिलर आपके प्लाज्मा से ही बना रहे हैं, स्टेम सेल्स के थ्रू एक जेल बना रहे हैं, आपके फेस के अंदर इंजेक्ट करें, ऐसी ग्लो देता है। अंडर आई में फिल करो, ये मैंने अपना किया 4 दिन पहले। अच्छा, एंड हाँ, में बहुत डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। कर लेती हैं? मैं अपनी असिस्टेंट को कहती हूँ, वो कर देती हैं। वो ट्रिक्स देख देख के उन्हें भी आ ही गया हुआ है, तो मैं अच्छा कर देती हैं मैनेज। तो मेरे बहुत डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, मेरे जेनेटिक हैं। तो इससे ठीक हो जाता है? यार अब देखो कुछ बेहतर हुए हैं, मैंने अभी परसों कराया है, वो फिलिंग हो जाती है आपकी, वो जैसे फिलर की तरह। मगर फिलर का ये है ना कि बम्प लम्प्स बन जाते हैं, ट्रैवल करने का खदशा होता है, ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने मगर आपके नीचे जो ये इधर इंजेक्ट होंगे, हाँ, तो यहाँ पे अगर कहीं अल्लाह ना करे कहीं गलत नहीं, कैनुला के साथ करते हैं, कैनुला के साथ करते हैं, वो ब्लंट नेडल होती है, उसके साथ करते हैं, सेफ है। तो बायोफिलर मैंने इंजेक्ट कराया अभी 3-4 दिन पहले। बायोफिलर हम अंडर आई में कर सकते हैं, चिन में कर सकते हैं, चीक्स इन्हांसमेंट्स के लिए कर सकते हैं। ओवरऑल ग्लो देता है बायोफिलर बहुत ज़्यादा। तो आपको अल्लाह ताला ने खुद ही दे दी है, आपको तो इसकी जरूरत नहीं। ये भी करवाया आपने? नहीं, मैं अंडर आई कराया। ये तो आपको अल्लाह ताला ने खुद दी है। मुझे अंडर आई में अक्सर ज़रूरत रहती है, हर वक्त। अच्छा, तो बायोफिलर लोग पूछते हैं मुझसे कि इसका स्टे कितना है। देखिए इसको ना आप, चूंकि प्लाज्मा है आपके खून से बनता है, इसको साल में 2 से 3 दफ़ा रिपीट कराना पड़ता है। ये आप ही के ब्लड से बनता है। 1-2 महीने ये अच्छी आपकी स्किन में ग्लो देता है, रिजुविनेशन देता है। हेल्दी प्रोसीजर है, डिजॉल्व भी हो जाए ना तो कोलेजन बना के रखेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, तुम्हें बोटॉक्स पे नहीं जाना पड़ेगा। वाह, इतनी मजे की हाँ, चीज़ है। इतनी मज़े की चीज़ है ये। तो जिन लोगों को बोटॉक्स नहीं कराना है, जिन लोगों को नॉर्मल जो फिलर वगैरह है वो नहीं कराना, वो बायोफिलर्स कराएं। अब दौर आ गया है, Exactly. लोग हाँ इससे थोड़ा सा हटके भी काम करवा रहे हैं, चीज़ें करवा रहे हैं, तो बायोफिलर आप कहती हैं वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, बायोफिलर से नेक्स्ट लेवल आ जाता है फैट ग्राफ्ट।
फैट ग्राफ्ट हम आपके एब्डोमेन से थोड़ा सा फैट एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, इसमें कोई बेहोशी भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सुन करके ना LA में थोड़ा सा फैट एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम नैनो फैट में कन्वर्ट करके अंडर आई में, फेस में, हर जगह इंजेक्ट कर सकते हैं। इवन लोग ब्रेस्ट में भी इंजेक्ट कराते हैं एनहांसमेंट अच्छा। के लिए, लिफ्टिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा ग्लो देता है, ये फिलिंग देता है, ये भी एक नेचुरल सोर्स है, इसमें भी हम कोई आउटसाइड फिलर यूज़ नहीं करे। मगर और जो ये ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स हैं उनको तो कोई इशू नहीं होगा? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं हम करेंगे, प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में नहीं नहीं, करेंगे, हाँ। उसके बाद और कर सकते बिफोर भी अगर हाँ, बिफोर कराती हैं Okay. बच्चियाँ, बिफोर मैरिज कराती हैं, उससे कोई मसला नहीं नहीं, है? उससे कोई मसला नहीं। सिर्फ आपने प्रेगनेंसी टाइम उनको recommend प्रेगनेंसी नहीं करना। टाइम में आप ब्रेस्ट का कोई प्रोसीजर ना कराएं, ना ही फीडिंग टाइम में, ओके। ठीक है। तो तो और ये जो ये बायोफिलर की बात करें, जो जी। फिर वापस से हाँ, उस पे आना हाँ। चाहूँगी, जो लिप है उसके ऊपर भी करवा सकते हैं बायोफिलर होता है एज क्या? सच नहीं, मैं लिप में कोई ख़ास वैसे करा सकते हैं, लेकिन ना पता है कि बायोफिलर जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्मूथ बॉर्डर्स नहीं बनाएगा। जैसे फिलर एक लिप के स्मूथ बॉर्डर बना देता है ना, तो ऐसे बायोफिलर नहीं बनाएगा। लिप में आप PRP करा लें इंजेक्ट, अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए ना, वो भी होता है? हाँ, PRP आप पूरे फेस में, बालों में, लिप में, जहाँ मर्जी इंजेक्ट कराए, हाथों में। इवन बायोफिलर्स मेरा है आज 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें मैंने हाथों में बायोफिलर इंजेक्ट करना है, वीडियो बना के भेजूंगी मैं आपको। वाह। अच्छा, मगर फिर ये PRP वगैरह जैसे प्रोसीजर्स अगर हैं तो मलाइका अरोड़ा या फिर ये जैसे हमारे पास करीना कपूर हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत करीना कपूर है, मैं कहती हूँ स्टिल, वो तो कोई प्रोसीजर कराती ही नहीं है। अगर वो उनके लिप्स पे किया जाए तो जो उससे उनके हल्के से हाइड्रेट नहीं रहते लिप्स, क्योंकि वो शायद बोलती बहुत हैं, तो वो भी अच्छे प्लम्प हाइड्रेट हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल किए जा सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए PRP, बायोफिलर, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, करीना कपूर एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है इंडिया की, सभी उनको पसंद करते हैं, मेरी तो बहुत फेवरेट है। तुम्हारी जैसी लगती है। अल्लाह आपने मेरा दिन बना दिया, मैं कहाँ से जाके कूदूँ, इसी कुर्सी पे खड़ी होंगी, यहाँ से धक्का कोई दे देना मुझे, ठीक है? हाँ, तब भी बात सुने। अब ये जो इतनी प्यारी, इतनी उनकी स्किन से लेके हर चीज़, अब मगर एजिंग आपको पता है हर एक के ऊपर आनी है, वो ये बिल्कुल भी इस चीज़ को जो है ना तो प्रमोट करती हैं, ना वो कराती हैं, कोई भी प्रोसीजर उन्होंने अपने चेहरे पे नहीं कराया। तो एक इसके ऊपर भी तो आज बात करते हैं कि स्टिल शी हैव वेरी ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन, ऑल्सो इनहेरिटेड है, ये भी एक फ़ायदा है शायद बेशक, ये इनहेरिटेड होगा। दूसरा उनकी डाइट चेक करना, जिम कितना करती है, जिम तो करती है, फूड क्या उसका इनटेक है, हमारी तरह रोटियां चावल नहीं खाती होंगी। जिम योगा फ्री के ये तो मैंने देख लिया, मगर चावल ये खाती हैं कि नहीं खाती, इसका मुझे इतना कोई ऐसे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तो इंसान वही, हमने शायद हमसे कोई ऐसे शेयर भी नहीं किया, इतनी कोई उनकी मैंने वो वीडियोस नहीं देखी। बट अगर ये चीज़ें एक स्टार होके कोई नहीं करा रहा तो, और है उनको चीज़ें तो आई हैं एज के हिसाब से, बट वाई शी इज़ नॉट पुटिंग, एक सवाल है, क्या इस चीज़ को वो बहुत गलत समझती हैं या फिर? अच्छा, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं वो क्या करा रही हैं क्या नहीं, लेकिन कोई भी प्रोसीजर नहीं कराती, कोई फिलर, बोटॉक्स कुछ नहीं कराती, कुछ शायद PRPs वगैरह तो लेती ही होंगी। अच्छा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। अच्छा, वो तो ज़रूर लेती होंगी, ये सब PRP कराती वगैरह, होंगी, इसलिए ग्लोइंग हाँ, स्किन अगर भी वो है बोटॉक्स फिलर की तरफ नहीं जाना चाह रही तो वो PRPs ज़रूर कराती होंगी, क्योंकि ये आप ये नेचुरल ये नेचुरल है, इसमें कुछ सिंथेटिक नहीं है कुछ। अच्छा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोग पूछते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो आगे फिलर बोटॉक्स नहीं भी कराना चाहता तो PRP की तरफ आ सकता है। एटलीस्ट PRP, बायोफिलर, फैट ग्राफ, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन को लिफ्टिंग भी देंगी और कोलेजन प्रोटेक्शन भी करेंगी, ग्लो भी किस एज देंगी। से कर सकते हैं ये? यूजुअली आफ्टर 30s। अच्छा, अभी भी आफ्टर 30? हाँ, आफ्टर 30s। अच्छा, PRP किया जा सकता है इन योर टीन्स, इन योर 20s ऑल्सो, अगर कोई इंडिकेशंस हैं, जैसे कि एक्नी स्कार मार्क्स, ठीक है, और ब्राइट टू बी कराती हैं अपनी स्किन को ज़रा नीट करने के लिए, टू टोन ठीक करने के लिए, वो भी कराया जा सकता है कोई इंडिकेशन है तो। मगर एंटी एजिंग में 25 से 30 साल के दरमियान के बाद शुरू कर सकते हैं ये प्रोसीजर्स। वंडरफुल, थैंक यू सो मच तैयबा, बड़ी सारी चीज़ें आपने बताई हैं। आपको आज पता चल गया कि आपने अगर बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर्स करवाने हैं, जो कि आपके बिल्कुल फिलर, बोटॉक्स वाले, कोई हैवी ट्रीटमेंट्स, सर्जिकल चीज़ें नहीं हैं, तो किस तरीके से अपनी स्किन को ग्लो दिखा सकते हैं, ये सब कुछ सुन लिया आपने। अब अपना ख्याल रखिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम कुछ कवानीन के हवाले से बात करेंगे, कोई ऐसे आम लोगों की जो आप बातें तो सुनते हैं, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, इधर ये कानून पास हो गया, अरे वो कानून पास हो गया,
कोई ना कोई अपनी तरफ से ऐसे रील्स अपलोड करता है, आप देखते हैं, देखें जिसमें जो टिकटॉक वाले कुछ अकाउंट्स हैं जिसमें जो वकील वकला होते हैं, ठीक है, वो टिकटॉकर बने हुए। एक्सक्यूज मी, हेलो यू ऑल, ये जो टिकटॉकर है ये वकील है, या ये जो वकील हैं ये टिकटॉकर बने फिर रहे हैं? Who are you? मैं तुम लोगों के बारे में आज बात करूंगी। कौन हो? आज बात करते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि जो कुछ ऐसे बिल भी पास हुए ना जिसमें फैमिली लॉज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के हिसाब से कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए जो कि हर वक्त सुनने को मिलते हैं कि अगर शोहर ने बीवी को मोटी कर दिया तो आप पे केस हो जाएगा, ऐसी रीलें सुनने को मिलती हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे, आप सामान ख़रीदने के लिए गए हैं, आपको उसने जो है ना ठग लिया, सब्ज़ी वाले ने आपको जो है ना 10 रुपये ऊपर महंगी सब्ज़ी बेच दी, आपको पता है इस पर कानून आ गया, अब उस पर केस हो जाएगा। वो सब्ज़ी वाला गरीब बंदा, उसकी 10 रुपये की दिहाड़ी पे उस पर केस करेंगे आप लोग, यार क्या करते हो। और ऐसे दोस्तों के ऊपर बात करें अगर कि अगर आपने किसी दोस्त को बार बार ट्रीट देने का कोई कह दे तो आप हाई कोर्ट में जाके उसके ख़िलाफ़ जो है ना दायर कर सकते हैं मुकदमा। यार ये क्या है, मोटे पतले पे आप केस कर रहे हो। अदालतें इतनी फ़र्क है, ये सब कुछ करेंगी अब, इतना कोई फ़र्क टाइम है। मेरे तो समझ ही नहीं आता यार, एक मिनट मेरी बात सुने, इतने केसेस कट्टे खुले पड़े हैं, वो खाते बंद पड़ी हैं, फाइलें लाखों के हिसाब से, वो आज तक ट्रीट नहीं हुई, उनका कोई फैसला नहीं सुनाया गया। जज के लिए रो रही है आवाम पागलों की तरह, कि जज ही नहीं है भाई। घर में बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं मगर इस मुल्क में जज पैदा नहीं होता, जज रखा ही नहीं जाता। 10 कोई जज है, गिन के तो कोई बीमार हो जाएगा, कोई छुट्टी पे, कोई वेकेशन पे, किसी की जो है ना बारी कोई नहीं। तो मेरी बात सुने, ये जो टके टके के मसले जो हमारे ज़िंदगियों के, तो ये अब अदालतें ये तय करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे पास ज़बरदस्त बैरिस्टर वकास अब्रेस ख़ान मौजूद हैं और वो हमें इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। मायरा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या चल रहा है, पहले तो मुझे बताएं, सबसे पहले जो कानून पास हुआ है अब्रेस साहब, ये जो ख़वातीन हैं, हस्बैंड वाइफ है, इसके हवाले से तो ये क्या है, ये कानून है? देखिए बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने इसे पास कर लिया, शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने इसे पेश किया था नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में, फिर सेनेट में इसे अप्रूवल के लिए भेजा गया और सेनेट से भी इसे पास कर लिया गया। अच्छा, इस बिल के जो चीदा नकात है उसके अंदर ये कि आप बीवी को थप्पड़ मारना तो दूर, अगर आप उसे झिड़कते हैं, आप उसे जज्बाती तौर पर इमोशनली उसे हरासा करते हैं, आप उसे बुरा भला कहते हैं या उसके पेरेंट्स को बुरा भला कहते हैं, अपने बच्चों की तज़हीक करते हैं, उसकी तज़हीक करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें डैट कम्स अंडर दी डेफिनेशन ऑफ क्राइम। ये ऑफेंस और क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आएंगे और इसके ऊपर 3 साल की सज़ा रख दी गई। इट मीन्स के हस्बैंड और वाइफ के जो आपस के मामलात थे, कुछ छोटे मोटे झगड़े थे जो हम यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर देखते हैं, वेस्ट के अंदर देखते हैं, वो कल्चर जिसकी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उस औरत को जिसको ज़ेर ज़मीन दफन कर दिया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सर का ताज और माथे का झूमर करार दिया, तमाम दस्तूरों को, मंशूरों को आपने ज़ेर ज़मीन दफन कर दिया और औरत के तकद्दुस तकरीम को बहाल किया। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू दी पाकिस्तान जैसा जो माशरा, फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर जो हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मियाँ बीवी के छोटे छोटे आपसी मामलात, अगर ये चीज़ें भी कोर्ट कचहरी की नज़र हुई 2025 के अंदर, आप खुला की रेशो देखें, पंजाब की मैं बात करने लगा हूँ, 2.25 लाख केसेस खुला से रिलेटेड जो है वो पूरे पंजाब भर की कोर्ट्स के अंदर फाइल की गई, जिसमें 1.5 लाख के करीब तलाक मौसूली सर्टिफिकेट जारी किया। बहुत से लोग इस तरह के थे जो अदालतों की तरफ जिन्हें रुख किया, उनकी सुलह सफाई, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की तरफ चीज़ें आई, उनकी सुलह सफाई की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस जिनके अंदर तलाक की जब मौसूली सर्टिफिकेट जारी किया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे मैं ऐड करना चाहूँगी कि वो मुझे साथ साथ बता दें कि अब अगर कोई हस्बैंड है, उसने अपनी बेगम को बहुत बुरा भला कह दिया है, कोई बात बुरी कह दी, अब अदालत ये कैसे बात पता लगाएगी कि उसने किस रीज़न के तहत अपनी बेगम को ये वाली बातें की हैं? हो सकता है उसकी बेगम ने भी उसका जीना हराम कर दिया, उसका कोई उसको जो है ना उसको ललकारा हो, उसकी फैमिली को कुछ कहा हो, कोई गाली दी हो, कोई धमकी लगाई हो, घर में बच्चों के साथ प्रेशर कर रही हो, उसको कुछ कह दिया हो। अब अदालत इस बात का कैसे पता लगाएगी, ये भी तो देखें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन, जो कि एक $1 मिलियन एंकर ही शायद पूछ सकती है, चूँकि एविडेंस के बगैर मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा
पूरी दुनिया के अंदर लॉ ऑफ एविडेंस मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कानून शहादत ऑर्डर मौजूद है, हमारा लॉ ऑफ एविडेंस मौजूद है, इस्लाम का लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है कि 2 गवाह एटलीस्ट वहाँ पे मौजूद हो जो इस चीज़ की तस्दीक करें, कन्फर्मेशन करें कि मियाँ बीवी का एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर जो झगड़ा था, जो लड़ाई थी, जो तनाज़ा था, बोन ऑफ कंटेंशन था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, उन चीज़ों के अंदर गवाह जाके अदालत में गवाही दें। पहले खतून जाए थाने के अंदर जाके एप्लीकेशन दे, मुकदमा रजिस्टर करवाए, अपने हावन को गिरफ्तार करवाए, अदालत में जाए, उसके अगेंस्ट एविडेंस लाए और फिर उसको सज़ा करवाए। किस चीज़ की सज़ा जी? कि आपस के मामलात के अंदर कोई तनाज़ा था, कोई बोन ऑफ कंटेंशन था, कोई कंट्रोवर्सी थी। आई थिंक कि फैमिली लाइफ के अंदर, देखिए मैं कुरानी विज़डम के हवाले से बात करूँगा, हर जगह अदल की बात की गई है, इंसाफ की बात की गई है। मैन इट कम्स टू द फैमिली लाइफ, वहाँ पे अदल के साथ अफूदर गुजर की बात की गई है। मतलब 2 लोग मियाँ बीवी एक कमरे में बैठ के लड़ रहे हैं, तो वे 2 गवाह भी साथ पहले लेकर आए कि हम न लड़ने लगे, भाई जरा तुम बैठ के चाय पी लो, देखो अब हम लड़ो, अब लड़ो, ऐसे कुछ होगा? देखिए है तो बड़ी ही मज़ाक़ बात है कि आप जो लॉ के फ्रेमर हैं, जो लेजिस्लेशन करने वाले हैं, जो लेजिस्लेटर हैं हमारे मुल्क के, उनको इस चीज़ की इंटेंट समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ का इदराक और फहम होना ज़रूरी है कि मैं और आप बैठ के एक नॉर्मल हालात के अंदर, ये सर्कमस्टेंसेस के अंदर, इस लीगल डिबेट के अंदर हैं, व्हेन इट कम्स टू द लेजिस्लेटर, उसके अंदर ये इंटेंट नहीं है, लीगल विजडम नहीं है, लीगल रीजनिंग नहीं है कि हम जो लॉ पास करने लगे इसके अंदर तो गवाह ही नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है 100 में से 7% या 10% है। 90% जो कंप्लेनेंट जिस भी शख्स के अगेंस्ट मुकदमा लॉन्च करवाता है वो तो छूट जाता है, एक्विटल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एविडेंस कमज़ोर है, और ऐसे केसेस के अंदर तो एविडेंस ही मौजूद नहीं है। तो आपने किस बेस के ऊपर हवा में किसी शख्स को जो है आपने कन्विक्ट करना है? यू हैव टू कन्विक्ट समबडी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस ना डायरेक्ट एविडेंस है, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हाँ, अगर कोई शख्स जो है, कोई शोहर अपनी बीवी को जुदोकूब करता है, तशद्दुद करता है, अग्रेशन के साथ, जिस्म पे निशानात हैं, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 337 मौजूद है, उसके अंदर सब क्लासेस मौजूद हैं, उसके चेहरे पे कोई दाग है, कोई निशान है, जिस्म के किसी हिस्से में है, A1 से लेके A5 तक, F1 से लेके F5 तक तमाम इंजरीज मौजूद हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट शामिल हो जाती है ना, MLR, सबूत को सबूत हम कहते हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि देखें ये कानून जो बनाने वाला है ना, जो कानून पास करने वाले जो हैं, उन्होंने ये क्या सोचकर कानून पास किया है। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि ये आप, क्योंकि मैं माहिर कानून बैठे हैं उनसे पूछूंगी कि अब कहाँ से गवाह आएंगे जो हस्बैंड वाइफ अगर कमरे में बैठ के, बेडरूम में बैठ के या गाड़ी में कहीं जा रहे हैं बैठ के, अगर उनकी लड़ाई हो गई है किसी चीज़ पे, तो वो पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे, किसी को बोलेंगे, जैसे लिफ्ट मांगते हैं वैसे किसी को बोलेंगे भाई तू हमारी गाड़ी में आ, देख हमारी लड़ाई होने लगी, तुझे गवाह बनना है, आ जा। या किसी मस्जिद में जाएंगे, बोलेंगे, वो निकाह के लिए नहीं जाते जाके गवाह ढूंढते, उसी तरह हम मस्जिद में जाके बोलेंगे भाई 2 गवाह चाहिए, हमने लड़ना है। ऐसे तो नहीं हो सकता। अब ये किस तरीके से हम गवाह कहाँ से लपते रहे? ये जो लबने लबाने का सिलसिला है, इट्स अ वेरी रिडिकुलस। कानून के अंदर इसकी एफिकेसी को डिटरमिन करने की जो यार्डस्टिक है कि कितनी इफेक्टिवली आप चीज़ों को अदालत में प्रोसिक्यूट करेंगे, आपकी एक और चीज़ इसमें ऐड करती हूँ। अब एक औरत है, ठीक है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उसने सपोज आपकी कोई शादी है, आपकी बेगम है, आपकी लड़ाई हुई है, उन्होंने आपको सबसे पहले गिरफ्तार करा दिया, थाने में जाकर शिकायत कराई, अब रह रही है वो जिस घर में, वो आपका घर है, ठीक है, आपको आपके घर से पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, अभी सबूत कोई नहीं है, मगर उस सबूत ना होने पे आपकी जो इज्जत और अना और वकार, मर्द के पास कुछ नहीं होता, मर्द के पास दौलत नहीं होती, दौलत वो जो कमाता है वो अपने बच्चों के लिए कमाता है, वो अपने घर वालों के लिए कमाता है, वो अपनी बीवी के लिए कमाता है, अपने घर के अखराजात को अफोर्ड करने के लिए बनाता है। मर्द के पास तो कपड़े भी कम होते हैं, ठीक है, मर्द के पास तो चीज़ें भी अपनी कम होती हैं, वो सबसे पहले दूसरों की चीज़ें पूरी करता है, उसके बाद अपनी चीज़ें खरीदता है। मर्द तो वैसे तो हमारे माशरे में है तो बेचारा, देखें इसमें तो कोई शक नहीं। अब वो जिस घर में रह रहा है, जहाँ पर उसने चीज़ें अपनी बनाई हैं, मोहल्ले में एक इज्जत बनाई है, वहाँ से पुलिस आ रही है, उसको पकड़ के लेके जा रही है, वो लोगों के सामने क्या इंप्रेशन है? पहले तो इंप्रेशन ही गंदा ना, कि उसको लेके जा रही है, उसके घर की बात जो थी अब वो मोहल्ले से बाहर गुजर रही है, ऐसे ही है जी जी। अब उसके बाद वहाँ जाके वो सबूत का वेट करें, पहले उसको बंद कर दिया, उसके बाद सबूत का वेट करेंगे, बेगम सबूत देगी तो फिर मजीद इसके ऊपर केस होंगे,
तो ये क्या सिस्टम है? देखिए जी, हम उस बेचारे और मासूम मर्द के ऊपर भी बात करेंगे जो आपने बात की कि जिस बेचारे और मासूम मर्द को वो उठा के ले जाएंगे, एविडेंस नहीं है, आप किसी को पकड़ कर ले गए, इल्ज़ामात की बुछाड़ है, एलिगेशन एक्विजिशन लेवल कर ले, 4, 5, 10 दिन बाद वो ज़मानत करवा के बाहर आ गया, लोगों ने ये इंप्रेशन लिया, इम्पैक्ट लिया कि इसने पुलिस को खरीद लिया, इसने पैसे दिए, ये छुट गया, इसने क्राइम कमिट किया था, इसने अपनी बीवी को मारा, तशद्दुद किया, वट एवर जो भी इंटेंसिटी थी, पूरे ख़ानदान के अंदर उसकी पगड़ी के शिमलों को दागदार किया गया, उसकी करेक्ट असैसिनेशन की गई, उस पर जालिम का मुतशद्दिद का टैग लगाया गया, ख़ानदान में जगह जगह उसकी इज़्ज़त के जो है वो नारे लगाए गए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको डिस्कस करता हूँ, इस कानून के अंदर सिर्फ ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, इसमें पूरी फैमिली लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है। मर्द को भी एक इसके अंदर जो है राइट दिया गया कि अगर एक खातून जो है, आप बोलेंगे ये बड़ा रिडिकुलस सी बात कर दी, एक खातून तुम्हारे साथ बदजुबानी करती है, बदहलाकी करती है, तुम्हारे आगे बोलती है, तो तुम भी थाने में चले जाओ। आप देखें कि फैब्रिक ऑफ सिविलाइजेशन को फैब्रिक तो आप मुझे खुल के बताएं ना कि थाना सिर्फ इसी कामों के लिए रह गया अब। देखिए, थाने के अंदर इसके अलावा बड़े मसाइल हैं। आपने अदालतों की बात की, हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने 55,000 केसेस पेंडिंग हैं गुज़िश्ता 25 सालों से, जो हर साल बढ़ते बढ़ते 55,000 तक आ गए। आप पंजाब के हाई कोर्ट की बात करें, 1 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और निचली जो हमारी ट्रायल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स हैं, वहां पे तो अब कैलकुलेट नहीं कर सकते अच्छा, मुझे कितने केसेस हैं। हंसी मुझे पता है किस बात पे आ रही है। हम कभी भी मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं, कोई बात कर रहा होता है तो हम कहते हैं यार क्या बात है, इधर का लॉ है, इधर का हमारे मुल्क में कानून नहीं है ना। अब ये जो छोटे छोटे जो 2-2 टके के मैटर्स हैं ना, जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ, इधर आप कह रहे हैं यार कानून है। ये कोई कानून है? अब कानून इन कामों के लिए। देखिए, हम ना अक्सर वेस्ट की एग्जांपल कोट करते हैं इन तमाम चीज़ों में कि आप औलाद को बाप ने डांटा तो कॉल की, मेरे बाप जो है मेरे साथ वो बदतहजीबी का मुजाहरा कर रहा है तो उसको उठा के ले गए। आप अपनी बीवी को जो है स्नप करते हैं तो वहाँ पे आपको उठा के ले गए। लेकिन हम उन सोसाइटीज़ के लॉज को रैपिडली या इमीडिएटली अपनाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। देखिए, सोसाइटी के अंदर चेंजेस जो है इर्तिकाई अमल से आती हैं, ग्रेजुअली आती हैं। आप एट वंस ओवरनाइट्स अलादीन का लैंप लेके एक चीज़ के पीछे निकल जाए, इसको तब्दील कर दे। देखिए, रैपिड चेंजेस, तगय्युरात या तब्दीलियाँ नहीं आती सोसाइटी के अंदर, आपको ग्रेजुअली इम्प्रूव करना पड़ता है। हमारी जैसी थर्ड वर्ल्ड नेशंस के अंदर जहाँ पे माँ की गोद पहली दरसगाह है, बाप सोचों का महवर मरकज़ है, वहाँ से स्टार्ट करें कि अपनी बीवी के साथ इस तरह सलूक करना, अपने बच्चों के साथ इस तरह सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ इस तरह सलूक करना। ओल्ड हाउसेज में तुम्हारे माँ बाप नहीं जाएंगे, तुम्हारी बीवी के ये राइट्स हैं, तुम्हारे बच्चों के ये राइट्स हैं। मेरा ख्याल है कि ये तरबियत जो है वो करके दिखाने की चीज़ है। हम अक्सर इसको पढ़ाते हैं, टीचिंग प्रीचिंग ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक हम नहीं कर सके। फिर हमारे पास क्या एक लास्ट वेपन है, डंडा सोटा। डंडा सोटा मीन अथॉरिटी, कि अथॉरिटी लॉ की जो रिट है, कानून की जो रिट है, स्टेट की जो रिट है, उसको इन्फोर्स करें। तो इस तरह के लॉज अगर आएंगे तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो खुला की तादाद है, जो मैंने पहले ही आपकी गोशगुजार की चीज़, जो अगर 2.25 लाख है, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ तू मैं और थाने कचहरियों में जाएंगे बजाय। देखिए, कुरानी विजडम क्या कहती है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई मामला है तो वडेरे बैठे, 2 बड़े बैठे, पहले तो 4 दीवारी के अंदर करें, सेटल करो, फिर घर के बड़े बैठे, जो हमारा कल्चर भी है और यही अच्छा चलता आ रहा था। अगर मैटर बहुत बढ़ गया है तो फिर 2 लोग या उनकी फैमिली मिलके कोई फैसला करे। ये क्या जाके अदालतों में अपनी इज्जत को उछाल रहे हैं, पगड़ी को उछाल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि थोड़े दिन पहले आपको पता है अभी ये जो एक चल रहा था कि भाई अगर किसी ने बाइक पे जो गए, अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उस पर FIR दे दी जाएगी इंस्टा फॉल। अगर किसी ने इशारा तोड़ दिया तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी। अभी मैं ये देख रही थी कि अब लाहौर में आपने देखा है धुंध कितनी है, स्मोक कितनी है। अब वो जो हेलमेट पहन के बंदा चला रहा है, ठीक है, उसके शीशे के ऊपर इतनी ज़्यादा स्मोक, इतनी धुंध, वो तो पूरा बिल्कुल ऐसे जैसे शावर में आप किसी कैबिन में नहा रहे होते हैं, ग्लास का शावर, तो वो फिर ना बिल्कुल आपको पता ब्लर हो जाता है। तो ये जो हेलमेट का शीशा है वो भी ब्लर हो जाता है। अब ये FIR तो काट रहे हैं, इतनी सख्ती तो कर रहे हैं, ठीक है, बंदा डरा हुआ है, मगर मुझे बताएं क्या वो जो आगे शीशा है हेलमेट के, उसके ऊपर वाइपर लगवा लें? मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इतनी सख्ती FIR तक। क्या एक हेलमेट ना पहनना या इतना बड़ा जुर्म है? FIR। देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में बड़े सीरियस कंसर्न के साथ बैठा, लेकिन आपके क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल मुझे हंसी भी आई, और ये शायद हंसी हमारी कलेक्टिव शोर की शायद गमाजी अकासी तर्जुमानी करती है कि हम मुश्तरका तौर पे इस पे हंस रहे हैं इस तरह के कवानीन के ऊपर
कि आप सबसे पहले तो सोसाइटी को एजुकेट करें, 2 4 5 महीने बताएं, और अगर फिर भी लोग जो है अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तो फिर आप इतना स्ट्रिक्ट, इतना हार्श एक्शन लें। देखिए अगर 18 साल से कम उम्र बच्चा है और उसने हेलमेट नहीं पहना, उसके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, उसने घर में जाना, अपनी माँ के लिए मेडिसिन लानी लेट नाइट, उसने दही लाना है, उसने घर की कोई चीज़ लानी, कोई सौदा सल्फ लाना है, तो वो किस पे जाएगा? दूर रफ्तादा देहातों के अंदर अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो क्या वो अपनी बाइक वहीं पे खड़ी रहे? अपनी माँ को लेके जाएगा हॉस्पिटल, किस चीज़ पे लेके जाए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है? चलान इंक्रीज कर दें, चलान इंक्रीज करें, FIR क्यों दे? और FIR मैं फिर आपको बताता हूँ, जिस दिन ये लॉ पास किया गया ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं अगले दिन जब कोर्ट में गया तो स्पेशल मजिस्ट्रेटियल कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी, और मेरा ख्याल है कि मेरा चूँकि नेटिव सिटी है सियालकोट, और 2000 के करीब जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, और जज साहब जो है वो माशाल्लाह जो है 10 बजे तक वो अपनी ड्यूटी पे थे, चीज़ें चीज़ें देख रहे हैं क्या कि ये शरीफ शुरफा शहरी है, इनसे ये देखिए नेग्लिजेंस के ऊपर आप किसी को भी कल्पाइबल करार नहीं दे सकते। ये एक नेग्लिजेंस है कि मेरा हेलमेट मौजूद है, मेरा हेलमेट मेरे घर पड़ा है, मेरी फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ जो प्लीज़ मुझे मोहलत दे दीजिए। एक दफ़ा भी आप मोहलत देने के लिए तैयार नहीं। आई थिंक कि एक आप मोहलत देते हैं चीज़ों की, आप एक स्पेस देते हैं, इन सिटीजन्स को सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट किया जाए, दुश्मन नहीं। पॉइंट्स लगाएं, आप फाइन करें, आप 10,000 20,000 रुपये फाइन कर दें, सख्ती करनी है, आप किसी का करियर तबाह कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ओके, वेलकम बैक। और नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है मुझे पूछनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम सारे लॉ पूछ रहे हैं, ये जो शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं और कोई भी ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे सिंगरों को बिठाया जाता है या खड़ा करके उनसे गाने गवाए जाते हैं, औरतें वेले करा रही होती हैं, तैयार हो के आगे जाती हैं, बिल्कुल सिंगर गा रहा है, उसके मुंह पे उछाल उछाल के और उसकी आंखों में आंखें डाल के तो उसके गाने सुन सुन के तो उसके ऊपर वेले करा रही हैं। औरतें भी करा रही हैं, मर्द भी करा रहे हैं। मतलब मेरी बात सुने, हम जहाँ पे छोटी 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 गलतियों को लोगों की नोट करके उनको दुरुस्त कर रहे हैं, तो क्या ये सही है कि हमारे मुल्क में हम मर्द खुद पैसे दे रही हूँ, बैठा होता है, नोट देता है अपनी जो भी बेगम को या और जो रिश्तेदार जो भी है उनको देते हैं, वो बेगम आगे जाती हैं, वो साड़ियाँ पहनी होती हैं, अच्छे शादी ब्याह के कपड़े पहनी होती हैं, और वो सिंगर के ऊपर ऐसे उछाल के और सिंगर उनकी आंखों में डाल के आंखें ऐसे उनको ना बड़े मज़े से शायरी पेश कर रहा होता है। तो वो जो मर्द हजरात होते हैं, जो उनके मियाँ हजरात होते हैं, उस वक्त उनकी सही गैरत जाग रही होती है, वो यूँ ही बैठे होते हैं और यूँ सिगरेट पी रहे होते हैं और साथ कुछ और भी पी रहे होते हैं, और बेगम उनकी आगे सिंगर की आंखों में आंखें डाल के तो ना वेले करा रही हो। तो और यार ये क्या ट्रेंड है, मर्द भी, एक मर्द उठता है वेल कराता है, दूसरा मर्द कहता है इसने इतने की कराई है, मैं इससे ज़्यादा की कराऊंगा। तो फिर हम क्या ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, नमूदो नुमाइश का? ये तो इस्लाम में इसकी तो इजाज़त ही कोई नहीं है। तो इस पे कोई लॉ है, प्लीज़ बता दें। देखिए, मैरिज फंक्शंस रेगुलेशन एक्ट है 2016 का, ये कानून है। उसके अंदर जहाँ पे 1 डिश की खिलाफवर्जी के ऊपर सज़ाएं इन्फोर्स की गई, जहाँ पे उसके अंदर जो है 10 बजे की टाइमिंग के हवाले से, फिर वहाँ पे सेक्शन 3 मौजूद है। सेक्शन 3 के अंदर इन तमाम चीज़ों को ममनुआ करार दिया, रिस्ट्रिक्शन इम्पेडिमेंट्स इम्पोज की गई हैं, कदगनें लगाई गई हैं किन चीज़ों के ऊपर कि आप सरेआम बरी कहते हैं या वरी कहते हैं, वट एवर जो वर्ड आप यूज़ करते हैं उर्दू के अंदर, कि आप जो जहेज़ को, डोरी आर्टिकल्स को दिखाते हैं। पुराने वक्तों में रसूम रवाजात पाई जाती थी कि स्टेज पर खड़े हो गए यहाँ ख़वातीन के अंदर कि मैंने अपनी बेटी को ये दिया वट एवर जो भी ड्रेसेस दिए, ये गोल्ड दिया, उसके ऊपर कदगन लगाई गई है कि पब्लिकली ये नहीं की जाएगी। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नमूदो नुमाइश, चूँकि ये नमूदो नुमाइश के ज़िम्मे में आती है, और जो एक गरीब इंसान है जिसने अपनी बेटी के लिए वही ख्वाब सजाए हैं, जिसके लिए उसकी बेटी जो है मलका भी है, जिसके लिए उसकी बेटी रानी भी है, उसके सर का ताज भी है, वो भी वही ख्वाब सजाया है। लेकिन जून जुलाई की गर्म दोपहरों में भी अपने कंधों पर कई मन बदल वो लाता है, और सर्दियों को ठठराती शामों में भी वो काम करता है। लेकिन वो उस तरह की ना नमूदो नुमाइश मैनेज कर सकता है, ना उस तरह की चीज़ें कर सकता है। लेकिन उसकी बेटी के दिल में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि मैं सोसाइटी का हिस्सा हूँ। जिस तरह ये लोग नमूदो नुमाइश करते हैं, काश मेरे पास भी पैसे हो। इस्लाम भी पाबंदी लगाता है, हमारा लॉ भी पाबंदी लगाता है। और फिजा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ कि शादियों ब्याहों के मौक़ों के ऊपर, ये कवालों के ऊपर, सिंगर्स के ऊपर, और इससे बढ़ के ये दूल्हे के ऊपर जो आप पैसे फेंकते हैं, ये किस चीज़ की कमाजी आप करते हैं कि हम लोग बासीयत जो है वो जहालत का मजाक है। अच्छा, आपको पता है मैं ना, क्योंकि मैं डांसेस के खिलाफ नहीं हूँ। आपकी घर की शादी है, आपको डांस करना है, फंक्शन करना है, मज़े से अपनी पूरी फैमिली डांसेस तैयार करती है, लोग जाते हैं इवेंट्स में, इस तरह से डांस कर रहे होते हैं, कज़न्स डांस कर रही हैं, सहेलियाँ डांस कर रही हैं, कोई गेस्ट जाता है वो भी साथ मिलकर डांस वांस कर रहा है, मैं उसकी खुशी के उसके खिलाफ नहीं हूँ। मगर नमूदो नुमाइश ये जो पैसे वाली, आपको पता है मुझे ये वेल क्या होती है इसके बारे में पता ही कोई नहीं था।
ये मुझे काफ़ी ज़िंदगी गुजार के पता चला। मैं भी एक शादी पे गई थी, वहाँ पर ना इसी तरह सारे हमारे एक टीवी डायरेक्टर हैं फैसल बुखारी साहब, उनके बेटे की शादी थी, तो वहाँ पर मैंने भी ना इसी तरह से डांस वगैरह किया और बड़ा सुष्मिता का गाना लगा के तो मैंने परफॉर्म किया। सब जिद कर रहे थे, सारे आर्टिस्ट आए थे, सब ने किया। मैंने एक गाने पे किया ना तो मेरी बेटी भी सामने खड़ी हुई थी, उसने मुझे ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा कि मामा भी बड़ी रौनक लगाती है, बड़ा वो करती है, तो उसकी तो आंखें फटी। वहाँ से वो रील भी बड़ी वायरल हुई। तो जब वो रील अपलोड हुई ना तो उस रील में मैंने देखा कि 10-10 के नोट। पहले तो मैं ये सोची थी कि यार ये क्या 10, ये मेरी वैल्यू है 10 रुपये, बाकी की तो जो मैं रीलें देखती हूँ उसमें डॉलर होते हैं। मैंने कहा मेरे ऊपर 10-10 रुपये। बाद में मुझे किसी ने बताया है, सिंगर ही कोई ब्रादरान थे, वो कहते हैं भाई इसको कहते हैं वेले। बाजी जब आप भी देखें सिंगिंग कर रही हैं आपने, जब अभी फंक्शन करने हैं ना बाजी, तो ये वेले चाहिए हमें, ये वेलों का ही तो काम है। एक सिंगर ने भी बोला बहुत बड़े कि ये जो है ना वेल, हम जहाँ जाएंगे परफॉर्म करने के लिए आपकी मैं फिक्स इनकम रख दूंगा, जो वेल आएगी वो मेरी है। वहाँ से मुझे समझ आया कि जो उत्तों पैसा आता है ना, ये आंखों को लगा होता है सिंगर को, उनको उसकी चमक लगी हुई होती है, वो उसके पीछे होते हैं। ये वेल का ट्रेंड ख़त्म करना है। तो देखें, अगर मैं वहाँ पे गई, मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ का वेल का पता चला, अब मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, मैं उसको गंदा कहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ। तो जब आप अपने साथ इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं और इसी ट्रेंड को हम फॉलो करके यही दिखा रहे हैं, तो ये तो ख़राबी है ना। ये हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी ख़राबी है। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से बिल्कुल गुजारिश करूँगा, हुकूमत पंजाब ने जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरह के कवानीन बनाए, चाहे वो बसंत के हवाले से हो, वो पीरा फोर्स, वो CCD और ये जो लेटेस्ट जितने भी कवानीन जो इस वक्त इन्फोर्समेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आई थिंक कि इस तरह के कवानीन ज़रूर बनाने चाहिए। इन लोगों के गिरद घेरा तंग करना चाहिए जो सोशल मीडिया पर आकर नमूदो नुमाइश करते हैं, पैसे फेंकते हैं, फिर टिकटॉक्स बनाते हैं, लोगों को एक इम्प्रेशन देते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत मालदार हैं। ये चीज़ें सारी हमारी सोसाइटी को डाउनफॉल की तरफ लेके जाती हैं, जहालत की तरफ लेके जाती हैं, गुपागुप अंधेरी की तरफ लेके जाती हैं कि इतना इल्म हासिल करने। हम उस नबी या पैगम्बर की मिरास हैं कि जिस पे जो कुरान पाक की पहली वही की पहली आयत का पहला हर्फ था वो इकरा की बात करता है, पढ़ की बात करता है। हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, हमारे आइन में, हमारे माशरे में, हमारी नॉर्म्स में, हमारी सोशल वैल्यूज़ में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। और आपको पता है वेल उठाने वाले कौन होते हैं? ये लोग लेकर आते हैं सिंगर्स अपने साथ, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के 10-10 12-12 साल के बच्चे जो कि चाइल्ड लेवल के जिम्मे में आते हैं। हाँ, और वो ना ज़मीन पे बिछे पड़े होते हैं पैसे उठाने के लिए। और मैं आपको सीरियसली मैं क्या कहूँ कि बच्चों को आप लोगों ने बना दिया चुकनाइज़र, पैसा उठा रहे हैं वेल का। तो खुदा के लिए ये आप यूथ को सिखा रहे हैं, ये आप अपनी कौम को सिखा रहे हैं। प्लीज़ अगर कोई ऐसी हरकतें आप लोग करते हैं, अपनी गलती को सुधारें, इस चीज़ से निकलें, ये गंद है। और अगर इस पर कोई लॉ आ जाए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तो फिर ये सारा माशरा ठीक हो जाएगा, इस वेल वाला सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड में एक और दो बात करनी थी मुझे जो रह गई मेरी, मगर आप थोड़ा सा इस पर भी छेड़ दें। जो टिकटॉकर वकील निकले हुए हैं ना, ये कौन है? देखिए जी, टिकटॉकर वकील, अगर आप लॉ की अवेयरनेस के लिए कोई भी सोशल मीडिया का फोरम इस्तेमाल करते हैं, आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई कदगद नहीं, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी, उसका कोई कानूनी रेफरेंस। देखिए, अब टिकटॉक के ऊपर मैंने कोई 10-15 वीडियोस देखी कि फतीदगी के ऊपर कवानीन बना दिए गए हुकूमत पंजाब ने कि फतीदगी के ऊपर आप खाना नहीं बना सकते, आप रिश्तेदारों को उस तरीके से खाना पेश नहीं कर सकते, और अगले दिन ही जो है उनकी तरफ से एलामिया जारी किया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से कि हमारी तरफ से इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि होटल व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है वो वक्ती तौर पर उसका नफाज रोक दिया गया, वो भी फेक न्यूज़। फिर इसी तरह आपने अपने दोस्त को ट्रीट नहीं दी, तो आपके ऊपर जो है वो फलां सेक्शंस लगेंगे। सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते, लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, उसके ऊपर ये लॉ लगेगा। आई थिंक के लॉज की वैलिडिटी और लॉज का रेफरेंस अथेंटिक होना चाहिए। इसके बगैर तो हमारा जो ये लीगल प्रोसेस है, ये जो लीगल कम्युनिटी है, ये सेक्रेटरी है, ये अपनी मौत आप मार जाएगी। तो आई थिंक जितने लोग भी लीगैलिटी या लीगल ओपिनियन देते हैं किसी भी फोरम पे बैठ के, मैं किसी भी फोरम को बुरा भला नहीं कहूँगा, टिकटॉकर बहुत अच्छे लोग भी इसमें मौजूद हैं, मौलाना तारक जमील जैसे लोग मौजूद हैं, अच्छे इस्लामिक स्कॉलर्स भी मौजूद हैं, शाह साहब जैसे लोग मौजूद हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैं ये बात करूँगा कि अथेंटिसिटी, वैलिडिटी जो है वो हमेशा परवेल करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि फेक न्यूज़ से और फ्लीवलियस, फटिशियस, वेक्शियस न्यूज़ से जो है वो गुरेज करें। इससे सोसाइटी के अंदर जो है तनफ्फुर पैदा होता है, इससे सोसाइटी के अंदर केओस जन्म लेता है, इससे सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जन्म लेता है। तो इस तरह की न्यूज़ देने की बजाय आपको पॉजिटिव बात करें
आप कोई पॉजिटिव, कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई प्रोडक्टिव चीज़ को सामने लेके आएँ, ताकि आपकी रेपुटेशन में भी इजाफा और सोसाइटी में जो सीखने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, समझने वाले, जो दर्दमंद दिल रखते हैं, उन लोगों का भी आपके बारे में एक थैंक यू सो मच वकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो टिकटॉकर वकील आपको दिख रहे हैं, जो टिकटॉक पे आके वकील बनने का जो ड्रामा और अपना शौक़ पूरा करते हैं और किसी को लथाड़ते हैं और किसी की ज़ात पर नफ़ी करते हैं, किसी के लिए गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी को धमकियाँ निकालते हैं अपने वकला पुकला के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपकी ज़िंदगी में अच्छे बुरे जो भी हालात हो, ख़ास तौर पे जो टिकटॉकर वकील है ना, जितने जो टिकटॉक पे आके म्याऊं म्याऊं या भौ करते हैं, उनके पास बिल्कुल नहीं जाइएगा। आई पर्सनली रेकमेंड यू कि इन लोग से दूर रहिएगा, तब आप लोग की ज़िंदगी सफल रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कहूँगी, ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हमारे पास अभी एक ऐसे मेहमान हैं, एक नहीं वैसे तो 2 मेहमान हैं, मगर एक सिंगर जिनके बारे में बताऊं कि एहसन हैं, जो कि अभी पाकिस्तान आइडल जो था उसमें भी उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। दूसरे जो हैं वो फैज़ है, वो गिटारिस्ट हैं। इन दोनों से मैं आपकी अभी मुलाकात करवाती हूँ। और हमारे, मैं तो ये कहूँगी कि नया टैलेंट है और उभरते हुए सिंगर्स हैं जो कि यूथ के लिए नई नई चीज़ें लेकर आएंगे, नया टैलेंट, नई कंपोजिशन, नया स्टाइल, इसी तरह से परफॉर्म करेंगे और कल के ये उभरते सितारे भी हैं। तो आज इनसे मुलाकात कराते हैं फैज़ से और एहसन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैज़? ठीक है। एहसन कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं कैसे? ज़बरदस्त। आज तो आप लोगों की जो नई नई वैरायटी है वो सुनेंगे हम लोग, है ना? जी ज़रूर। देखिए, पिछला अच्छा बुरा जो भी है वो तो स्ट्रगल होती है इंसान की एक स्टेज पे आने के लिए। तो आए कैसे, आपने कैसे शुरू किया? ये पाकिस्तान आइडल से शुरू किया या इससे पहले से आपकी स्ट्रगल थी और आप गा रहे थे? जी, मैं 3 साल से गा रहा हूँ और रिसेंटली जब पता चला कि कंपटीशन आ रहा है पाकिस्तान आइडल, तो मुझे, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, वो एंकर पर्सन भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा आप जाएं। तो मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी। मैंने कहा कि यार आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, रश है बहुत ज़्यादा, तो क्या करना है जाके। तो मैं गया चला और अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन दिया और ऑडिशन बड़ा दमदार हुआ। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी। आइडिया नहीं था इतना, पहचान मिल गई। पहचान मिल गई। एक्चुअली आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और देखिए, जीत और हार, मैं इस बारे में, इस पे एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आप समझे, आप मेरे एक्सपीरियंस से कोई एक चीज़ सीख रहे हैं। जब तक इंसान हारता नहीं है ना, ठीक है, तब तक इंसान एग्जैक्टली ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो आप ये ज़रूर दिमाग में बैठा लें, जितने लोग अगर किसी भी एक आपके कोई एक पॉइंट से कोई छोटी सी मिस्टेक या किसी की कुछ अच्छे जजेस के कोई बात अच्छी लग गई होगी, कोई बुरी लग गई होगी, कोई ज़्यादा अच्छा लग गया, कोई थोड़ा ज़्यादा कम, ये चीज़ होती है ना, एक वैरायटी, एक टेस्ट को मिला के। अगर ऐसा कोई भी हिसाब से अगर किसी को एलिमिनेट किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगिंग करियर से उसका नाम ख़त्म किया जाता है। कुछ सिंगर्स टूट जाते हैं इस तरह के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आके, मगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे लगता है वहीं से बंदा बनना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। अगर आतिफ असलम साहब का नाम लें तो वो भी एक कंपटीशन का हिस्सा रह चुके हैं और उसके बावजूद आज पाकिस्तान के सबसे बड़े रॉक स्टार हैं, ऑल्दो पूरी दुनिया में उनको जाना पहचाना जाता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और रही बात लुक्स की, कपड़ों की, स्टाइल की, वो आपकी मौसीकी के साथ ट्रेंड में आती जाती है। आप देखते जाते हैं कि आपकी यूथ क्या चीज़ पसंद कर रही है, आपका कौन सा स्टाइल ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा है, आपकी टोन कौन सी पसंद कर रहे हैं। तो लोग फिर हार के बाद जो जीत हासिल करते हैं वो पक्की होती है ना? बिल्कुल ऐसी ही है। तो डटे रहिए, है ना? ऐसा। अच्छा, आप बताइए किस तरीके से आए, आपने सिंगिंग क्यों नहीं की? बेसिकली जैसे एक वोकलिस्ट को शौक होता है बड़े आर्टिस्ट को सुन के वो आवाज़ अपनी निखारते हैं, मुझे बेसिकली गिटार का शौक ऐसे पड़ा था कि मतलब मैं जब हैंड फ्री लगा के गाना सुनता था तो उसमें पीछे जो गिटार का म्यूजिक आता था या कोई सोलो आता था, कोई इंट्रो आता था, वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। अच्छा। तो उससे पहले मेरे बड़े भाई ने म्यूजिक शुरू कर दिया था। हाँ। तो उनसे मुझे शौक पड़ा गिटार का। हाँ। बस फिर मुझे 5 से 6 साल हो गए गिटार। अभी सीखा भी भैया से? जी, भाई से क्या सीखा नाम है उनका? नवीद अनवर। वो बेसिकली काफ़ी मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ प्ले करते हैं। तो सुनाए ना थोड़ा सा मुझे गिटार बजा के, और आप अपनी आवाज़ की जादू ज़रा बिखेरें। क्या सुनाएंगे? मैं आपको गज़ल ही सुनाऊंगा जो मैंने आइडल में परफॉर्म की थी, और वो आपको सुनाता हूं गिटार के साथ। जी जी, गिटार के साथ ही। चले। याद क्या तुझको दिलाएं, याद क्या तुझको दिलाएं,
तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना याद क्या तुझको दिलाए याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। वाह वाह, क्या बात है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है वाह वाह, क्या बात। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना जाना याद क्या तुझको दिलाए शाबाश, वेरी नाइस। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना जाना। वाह, वेरी सूदिंग। क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ दीवानी सही उनका तमाशा फरामोश में तुझसी तो नहीं हूँ तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ हर मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ हर
तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। वाह जी, जबरदस्त, तालियां, क्या बात है जी। आइए तशरीफ रखिएगा। जबरदस्त बजाते हैं आप भाई। थैंक यू सो आपने मच। बहुत अच्छा गाया, हैं? कैप्चर हो गया। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा गाया। अच्छा, तो आप लोगों ने बहुत मैंने भी अच्छा अच्छा गाया गाया। तो मुझे इसलिए बजाने का ही मजा आया। बजाने में भी मजा आ गया। बिल्कुल। अच्छा, तो किसको सुन के सीखना शुरू किया था, कौन सिंगर थे? वन एंड ओनली सज्जाद अली साहब। हाँ, उनको मैं सुनता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि कभी मुलाकात हो जाए उनसे, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है मेरी। वाह, ज़बरदस्त। तो मेरी बात सुने, वैसे अब आप इतने माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इतनी अच्छी टोन है, वोकल आपका बड़ा अच्छा है, आप बजाते भी बहुत अच्छा है। मैं यूथ के लिए एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग की सोच क्या है। मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके के सिंगर बनना चाहते हैं। वो सिंगर जिनके ऊपर वेलो वाले सिंगर, आजकल ट्रेंड है ना, वेलो वाला सिंगर है यार, ये बंदा आता है तो उसके ऊपर वेलें होती हैं, ये जाता तो अकेला है मगर इसके पैसे वेल के आते ट्रक में। तो आप वो वाला सिंगर बनना चाहते हैं, मतलब ये ख्वाहिश है आपकी, पसंद है आपको ये इस तरह का सिंगर बनना? देखिए, ये आपके हाथ में नहीं है ये चीज़ कि आप किस टाइप का सिंगर बनना चाह रहे हैं। मतलब ये क्यों? डिपेंड करता है पब्लिक पे, बिल्कुल जाहिर है ये आप पे है ना कि आपने अपने आप को किस वे में लेके जाना है, आपने क्या करना है। अगर हमारी सोच हो कि हमने मतलब कॉन्सर्ट्स करने हैं, हकला क्यों रहे आप? ये मैं ऐसे हकलाता हूँ अक्सर। अच्छा, Sometime ठीक है। बात करते वक्त मुझे हकला लगा आप जाता हूँ। घबरा रहे हैं मेरे नहीं, सवाल मैं से। घबराता नहीं, मैं सम टाइम हकला जाता हूँ और गाते वक्त बिल्कुल आप भी ये नहीं। देख लीजिएगा, आपने अभी जो जवाब देना है ना, वो पूरी यूथ सुन रही है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जो सवाल किया है मैं दोबारा दोहराऊं? जी जी। मैंने आपसे सवाल ये किया है, ये सवाल आपसे भी है। जी। जो सिंगिंग आप कर रहे हैं, जिस तरह का म्यूज़िक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी तो अभी बेस्ट टाइम चल रहा है ना, स्ट्रगलिंग टाइम है, और आपने एकदम से, आपको पता है आपका वोकल अच्छा, आपने स्टार बनना है। ये जो आप पॉपुलर सिंगर जब बन जाएंगे तो आप किस तरीके के सिंगर बनना पसंद करेंगे? वेलो वाले सिंगर जो आजकल ट्रेंड में है, लोग कहते हैं ना मुझ पे वेल ही वेल हो, मुझे वेल चाहिए यार, बिल्कुल मैं बैठा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मेरे पे वेल होनी चाहिए, जाऊँ अकेला, आऊँ ट्रक पे, मेरे पैसे पूरे, ये चाहिए आपको? आई डोंट लाइक। यू डोंट लाइक? या क्यों? बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि फिक्स पेमेंट हो, जो भी हो आपकी पेमेंट आप फिक्स जो से आप फिक्स करें कि मैं ये चार्ज करता हूँ, मेरी ये है पेमेंट, और दैट्स इट। आप वेल वाली पेमेंट नहीं चाहते? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई आपकी फ़िक्स पेमेंट है और आपको उसके साथ वेल भी होगी, कोई अभी 10 लाख वेल होगी इसके ऊपर, लड़की वाले 10 लाख की वेल करेंगे, लड़के वाले भी आ रहे हैं, उनका भी ऊपर से हो सकता है बोनस, तो वेल भी आपको बड़ी हो जाएगी, तो आप हमें डिस्काउंट देते हैं। अगर आपकी 8 लाख में डील होती है तो वो कहते हैं आपको 6 लाख कर दें फिक्स, बाकी सारी वेल होनी, और वेल ज़्यादा हो सकती है। फिर भी नहीं, मैं फिक्स पेमेंट ही कहूँगा, क्योंकि जो कहते हैं ना कि ऊपर से पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा उन लोगों को जवाब है कि ऊपर से अक्सर बारिश भी हो जाती है, तो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, वेल क्यों नहीं पसंद, आप बताइएगा, वेल क्यों नहीं पसंद? वेलों वाला सिंगर क्यों नहीं बनना चाहते आप? सारे जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो तो मैं देखती हूँ वेल पे ही हैं, जैसे मलकू साहब हैं, वो आपने देखा होगा कि ये लोग तो डील ही यही करते हैं कि मुझे वेल ज़्यादा चाहिए। वेलों वाले सिंगर हैं क्योंकि लोग शादी ब्याह में गाते भी हैं ना, आपको पता है सिंगर्स हैं, ये जी, लोग जी, गाते हैं, शादी ब्याह में गाने गाते हैं और उसके बाद उनको वेल होती है। तो आप लोग फिर शादी ब्याह में नहीं गाएंगे क्या? क्योंकि वेल तो शादी ब्याह में होती है, फिर पैसा कहाँ से कमाएंगे? नहीं, बेसिकली वो ना उसमें उसकी डिसरिस्पेक्ट भी है पैसे की, कि आपके जो मतलब जो शामिल हुए होते हैं शादी में या कोई भी इवेंट है, तो वो कई लोगों को वो भी नहीं नसीब होता, तो जब वो पैसे को गिरता हुआ देखते हैं ज़मीन पे, तो वो एक उसका कह लें कि वैल्यू ख़राब होती है। उसको भी डिसलाइक, मतलब मैं तो करता हूँ इस चीज़ को। आप इन चीज़ों को पसंद नहीं करते? नहीं, आई थिंक सो इस ट्रेंड जो को चेंज कर वेल का जो चाहिए। कल्चर है, मगर हमारे तो सारे सिंगर्स, मैंने अभी आपके सामने नाम लिया जी, जी। क्योंकि मैंने तो बड़ा देखा है, काफ़ी शादी के इवेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, मलकू साहब हो गए और दूसरे और सिंगर्स हैं हमारे, जिनके ऊपर वीडियो सारी रील्स वायरल है कि उनके ऊपर पैसे ही उछाला जा रहा है, डॉलर उछाले जा रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी उछाली जा रही है, वो मतलब वहाँ पे ये भी होता है कि डांसेस भी हो रहे होते हैं उधर मेहंदी के गलत है, फंक्शन में, show off फैमिली नहीं वाले आ नहीं रहा कर रहे होते,
लड़कियां स्पेशल बुलाई होती हैं, वो डांस भी कर रही होती हैं और ये सिंगर्स गा रहे होते हैं और इनके गाते गाते ऊपर वेलें हो रही होती हैं और ये तो डेली वेल पे करते हैं, तो जाते ही वेल पे ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स पैसे भी रखते हैं, तो ये कहते हैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए दे दें, बहुत खिंच के चाके 4 लाख दे दें, बाकी मुझे वेल चाहिए, वेल लेते हैं। तो मतलब क्योंकि मैंने कुछ सिंगर्स के साथ काम किया था तो वो मुझे कहते थे, बहुत फोर्स करते थे कि शादी ब्याह के फंक्शन में तुमने गाना है। तो मेरी फैमिली कभी भी शादी ब्याह के फंक्शन में मुझे गाने नहीं देंगे, मैं शौकिया गाती हूँ, मैं वो सिंगर तो हूँ नहीं। आपने भी देखा होगा अभी शुरू होने से पहले स्केल आपसे ले रही थी क्योंकि मैं पीछे से कोई, मेरे तो ऐसे कोई नहीं था ना, मेरी फैमिली में कोई पीछे से ख़ानदानी सिंगर नहीं है, ऐसे कोई टीचर्स इस तरह का मुझे सिखाने वाले नहीं है। तो मैं भी आप लोग की तरह ही सीख रही हूँ, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं अपने लोगों से। तो मुझे वो कहते होते थे सब कि फ़िज़ा जो फ़िक्स पेमेंट मिल रही है ना, उसमें से 2 लाख देंगे तुम्हें, 2 लाख मेरे फ़िक्स में से 4, जो वेल आएगी ना, वेल में से 1 रुपया नहीं देना। तो कुछ सिंगर जो लड़कियां उनके साथ शादियों के फंक्शन करने जाती होती थी तो वो हाफ हाफ लेती होती थी वेल की। अगर वेल आ गई 10 लाख 15 लाख तो उसके हाफ हाफ होते थे इनके, और इस तरह की कहानियाँ। तो मैं इसलिए इन चीज़ों के बारे में जानती हूँ क्योंकि मैंने इन सिंगर्स के साथ गाने गाए। तो ये सिंगर्स क्या करते हैं मुझे इनकी पीछे की मोनोपलीज पता है। तो आप लोग इनको बुरा समझते हैं, इन चीज़ों को, इन हरकत को। आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल। आप लोग इस कल्चर को तोड़ना चाहते हैं। Yes, ऐसा ही है। of course. और यूथ के लिए आपका ये मैसेज है कि ये जो वेले हैं, जो वेलों का ट्रेंड है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब एटलीस्ट ये है कि अगर आपने बेसिकली वेल का मतलब ये है कि आपने आर्टिस्ट की हौसला अफजाई करनी, तो आप बजाय ऊपर से फेंके आप एक पैकेट बनाएं, अच्छा तरीका है। हाँ। पैकेट में पेमेंट दें या चेक दें, कुछ भी दें, आप उसको पेश कर दें कि ये आपका। जी आपने आज दिल खुश कर दिया। नाज़रीन, यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी, मगर इत्तेफाक से थोड़ा सा बच्चे घबराए क्योंकि उनका करियर है, उनकी चीज़ें। मगर मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों को आप पुश करें, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जिन लोगों की अप्रोच और सोच अच्छी है। वो लोग जो अपनी एक ऐसी ट्रेंड या अपनी एक ऐसी फैमिली सेटअप के साथ आते हैं जहाँ पर ये इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। ये जो हमने कल्चर बनाया ना, डॉलर की वेल और इसकी वेल और नोटों की वेल और गड्डियों की वेल, प्लीज़ मुझे लगता है ये डिसरिस्पेक्ट है और ये कल्चर ऐसा होना भी नहीं चाहिए वेलों वाला। इसको ख़त्म करें, और आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर ख़त्म करना है। हमने हमारे माशरे को, हमारे कल्चर को खूबसूरत कल्चर दिखाना है पूरी दुनिया में, ये वेलों वाला कल्चर नहीं दिखाना। खुदा के लिए इन बच्चों को प्रमोट करें, ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को जो आगे बढ़कर हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगी, ना कि हमारे ख़ानदान और हमारी इज़्ज़त और हमारे वक़ार को जलील करवाएंगी। वो सिंगर ना बने जो वेलों वाला सिंगर है, वो सिंगर बने जिसको बाज़ौक़ तरीके से लोग महफिल में बैठ के सुने और अपना मोबाइल भी साइलेंट करके, मोबाइल ना देखें, सिर्फ सिंगर को देखें और चुप करके सुने। आए हाय हाय। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल बिल्कुल। और